नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आप सभी को पता है हर मंडे हम लोग वीकली रियल एस्टेट न्यूज़ आप लोगों के सामने ला रहे हैं। उसी कड़ी में ये आज अगला एपिसोड है, जो कि मेरे हिसाब से तीसरा एपिसोड होगा जब से हमने इसे चालू किया है, और लगातार आपको हर हफ्ते देखने को ये मिलने वाला है। और जो लगातार आप कमेंट सेक्शन में सवाल कर रहे हैं, जो भी नई खबरें आ रही हैं या उससे रिलेटेड कुछ, उसका भी जवाब कोशिश रहेगा कुछ इस हिस्से में दे दिया जाए, और बाकी सवाल जवाब का एपिसोड तो आप लोगों के सामने मंगलवार के दिन यानी कल भी आएगा, और हर मंगलवार आता ही रहता है। यदि आपको सौदागर का प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, लोगों तक शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन इसलिए प्रेस करिए जिससे आप तक ये तमाम जानकारियां लगातार पहुंचती रहें। क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि आप प्रॉपर्टी खरीदिए और उसके बाद आपको कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। तमाम इन्फॉर्मेशन जो आपको ज़रूरी होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ते रहते हैं, रेट बढ़ रहे हैं, आपके यहाँ पानी की क्या सिचुएशन है, ऐसे तमाम चीज़ें हैं जिससे आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं। तो लगातार जो हमारे एपिसोड्स हैं, लगातार जो जितने सेगमेंट हमने बनाए हैं, उसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है, तो लोगों तक बताएं। आज जो हम लोग आप लोगों के सामने ला रहे हैं ये वीकली न्यूज़ का पूरा एपिसोड, इसमें देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें जो कुछ खबरें इस बीते हुए हफ्ते में हुई हैं। एक तो जो हाई कोर्ट का फैसला आया है, बड़ा अच्छा फैसला आया है। यदि कोई इंसान अपनी खुद की प्रॉपर्टी बनाता है खुद पैसे अर्जित करके, जो उसका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है, तो वह अपने किसी भी एक बच्चे को वो गिफ्ट डीड कर सकता है। बाकी सिबलिंग्स का उस पर कोई अधिकार नहीं होगा। हाँ, अगर वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जॉइंट फैमिली का हिस्सा बनेगी और सबको बराबर हिस्सा लेने का उस पर अधिकार होगा। अगर किसी तरीके से एक ने गिफ्ट डीड करा भी लिया, तो जब भी कोई भी सिबलिंग उस पर सवाल उठाता है, कोर्ट में जाता है, तो सबको बराबर हिस्सा देना पड़ेगा। अगर वो प्रॉपर्टी बेच दी गई है तो उसके बराबर का पैसा उसे देना ही होगा। लेकिन यदि आपने अपने खुद के पैसे से कुछ बनाया हुआ है तो आप वो किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसा मुंबई हाई कोर्ट का फैसला आया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। महारेरा में हम लोग तमाम केसेस करते हैं, और केसेस करने के बाद क्या होता है, वो पेंडिंग ही रह जाता है, जबकि महारेरा ये कहती है कि 60 दिन के अंदर उसका फैसला आ जाना चाहिए। इसके लिए 3 बेंचेज का जो एक तरीके से नींव रखी गई जब महारेरा बनाया गया 2017 में। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से सिर्फ 2 बेंचेज ही काम कर रही हैं, जिसमें से एक बेंच इसी साल मई में रिटायर हो जाएगी, यानी कि फिर एक बेंच ही बचेगी। और नए बेंच के लिए जो है सीधा जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करना होता है इसके अपॉइंटमेंट के लिए। तो आशा यही करेंगे कि तीनों की तीनों बेंच काम करें, जिससे कि द्रुत गति से सबके फैसले आ सकें और जो भी आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम है उसका सलूशन आप तक आ सके। क्योंकि अभी तक लगभग 16,500 केसेस महारेरा में किए गए हैं, जिसमें महज 11,500 केसेस के जो है एक तरीके से फैसले आए हैं। 5,000 से ज़्यादा केसेस अभी भी पेंडिंग हैं, और आशा करेंगे कि मई के पहले ही ये तीनों बेंच कार्यरत हो जाएं। क्योंकि मई में अगर रिटायर जो एक बेंच हो रहा है तो एक ही बेंच बचेगा। इसके पहले अगर सबको जो है अपॉइंट कर लिया जाता है तो हम सभी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। अगली खबर की तरफ बढ़ें तो पीएमसी लगातार प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करती है हम लोगों से। हमने भी ये टॉपिक कई बार उठाया है। कई जो एक तरीके से बेसिक सुविधाएं हमें मुहैया होनी चाहिए वो हम तक नहीं पहुंच पा रही हैं। जैसे पानी ले लीजिए, गार्बेज कलेक्शन कुछ हद तक इम्प्रूव हुआ है, जो भी कॉरपोरेशन लिमिट में लोकेशंस आ रहे हैं। लेकिन पानी की सबसे बड़ी समस्या है, कई जगहों पे तो अभी वाटर सप्लाई की पाइपलाइन तक मौजूद नहीं है। तो अब कॉरपोरेशन क्या प्लान कर रही है कि उसके लिमिट में जितने भी मेट्रो स्टेशन आ रहे हैं, जितने भी मेट्रो के पिलर्स आ रहे हैं, उन सब से वो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करेंगे। आशा करते हैं कि ये प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करके जहाँ पे भी बेसिक सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही हैं वहाँ कॉरपोरेशन इसे मुहैया कराए। अब आप सोचेंगे कि 1100 मेट्रो पिलर से क्या है प्रॉपर्टी टैक्स के लेने के पीछे रीज़न, और उससे क्या फ़ायदा। क्योंकि मेट्रो आप अमूमन देखते हैं, जिस भी शहर में मेट्रो चलता है पिलर्स पे एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं। पुणे में देखिए आप तमाम जगहों पे वर्टिकल गार्डन बनाए गए हैं, उसकी देख रेख उसी एडवर्टाइज़र को दे दी गई है जो उनको छोटा स्पेस दिया जा रहा है उस पिलर पे एडवर्टीजमेंट करने के लिए। तो पीएमसी का कहना यह है जब आप उससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो वो पैसा हमारे पास भी आना चाहिए। साथ ही साथ जो मेट्रो स्टेशन का पूरा एरिया है उनको तमाम चीज़ें, पानी से लेकर तमाम चीज़ें जो है कॉरपोरेशन प्रोवाइड करेगी।
क्लीनिंग के लिए, गार्बेज कलेक्शन के लिए अपनी टीम लगाएगी, तो उसके वहाँ से जो है प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट होना ही चाहिए। वैसे अभी इस पे मेट्रो कॉरपोरेशन ने अपनी मुहर नहीं लगाई है, और आगे चल के अगर ये प्रॉपर्टी टैक्स कवर करते हैं मेट्रो से, जैसा हमने आपको बताया कि अगर ये बाकी एरियाज़ में जहाँ पे कायदे से एक तरीके से ये सारी सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही हैं, वहाँ भी पहुँचाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगले खबर की तरफ बढ़ें तो पीसीएमसी एक तरीके से अब जो है ये फैसला कर चुकी है कि लगातार जो इतने नए नए रोड वो बना रही, काफ़ी एक्सपेंडिचर उसका उस पर आ रहा है। अब वो इस तरीके से प्लान कर रही है कि इस एक्सपेंडिचर में कहीं ना कहीं कुछ गिरावट लाई जाए। और वो गिरावट कैसे आएगा, आप तमाम जगहों पे देखते होंगे, रोड का निर्माण होता है, कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में कई जगहों पे रोड उखड़ जाता है, ऊपर की जो कारपेटिंग होती है वो निकल जाती है। तो आखिर ये कैसे एश्योर करेंगे, कैसे इंश्योर करेंगे कि वहाँ पे उसकी क्वालिटी अच्छे ढंग से आए। जब आप देखिए, जब NHAI कोई रोड बनाती है, जब PWD कोई रोड बनाती है, तो उसका प्रॉपर टेस्टिंग होता है, उसका एक साइंटिफिक मैकेनिज्म है जिसे हम FWD के नाम से जानते हैं, फॉलिंग वेट डेफ्लेक्टोमीटर। वहाँ पे उस चीज़ को अप्लाई किया जाता है, चेक किया जाता है कि रोड की क्वालिटी जो बन के तैयार हुई है उसकी क्या है, जो रोड बने हुए हैं उसकी लाइफ स्पैन कितनी बची हुई है, उसके आधार पे फिर उस पर क्या आगे करना है, उस पर असफाल्टिंग करनी है यानी कि डामर का रोड बनाना है या फिर कॉन्क्रीटाइज करना है उसको, इसका निर्णय अथॉरिटीज़ लेती हैं। जबकि PMC यानी कि लोकल लेवल पे जो ये सिविक बॉडीज़ हैं, ये इन सारे साइंटिफिक मेथड का उपयोग नहीं करती हैं, टेंडर निकालती हैं, छोटे मोटे जो रोड के पैच हैं, बड़े रोड हैं, वो बना दिए जाते हैं। तो अब PCMC ने फैसला किया है कि इस मैकेनिज्म का, इस टेस्टिंग का उपयोग, FWD का उपयोग जो है अपने इंटरनल रोड्स पे भी ये करेगा। अच्छा, इससे कारगर कैसे साबित होगा आप समझिए। मान लीजिए टेस्ट किया जाता है फॉलिंग वेट डेफ्लेक्टोमीटर का, और पता चलता है कि अभी इस रोड की, कोई भी जो असफाल्ट का बना रोड है, डामर का बना रोड है, उसकी लाइफ 60% बची हुई है या उससे ज़्यादा बची हुई है, तो वो उस पर रीकारपेटिंग उस लेवल का कर देंगे जिससे कि इसकी लाइफ आने वाले कुछ समय तक फिर से जो है रिज्यूम हो जाए। मान लीजिए किसी रोड की लाइफ जो है 15% या उससे कम आती है लाइफ स्पैन, तो उस पर ये देखेंगे कि क्या यहाँ पे कंक्रीट करने से ज़्यादा फायदा होगा जिससे लंबे समय तक चल सके, या पूरी नई तरीके से यहाँ पे नई कारपेटिंग की जाए। क्योंकि जो आपका एसफाल्ट रोड है उसकी कास्ट एक तरीके से 30-35% कम आती है कंक्रीट रोड के मुकाबले। तो कंक्रीट रोड का एक तो खर्चा बढ़ जाता है, दूसरे अगर वहाँ पे कभी पाइपलाइन का काम करना हो, कुछ करना हो, तो उसको डिगिंग करने में, फिर उसे फिलअप करने में खर्चे भी ज़्यादा आते हैं। तो इसके चलते ये जो मैकेनिज्म है, अगर लोकल लेवल पे PMC और PCMC इसे अप्लाई करेंगे, जो कि अभी PCMC ने अनाउंस किया है कि आने वाले समय पे वो इसी तरीके से, और वो चिन्हित करेंगे कि कौन कौन से ऐसे वेंडर हैं, कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हैं जो इस मैकेनिज्म का उपयोग करते हैं, प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं, उनको ही वो टेंडर अलॉट किया जाए। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है हम लोगों के लिए। चलिए अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि रेडी रेकनर रेट को लेके है। आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया है कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस तरीके से एसोसिएट रहता है। चलिए थोड़े में समझ लेते हैं पहले रेडी रेकनर रेट होता क्या है। रेडी रेकनर रेट यानी का गवर्नमेंट का सर्कल रेट। किसी भी लोकेशन का गवर्नमेंट का अपना एक रेट होता है, चाहे वो लैंड हो, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो या फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो। उसी से निर्धारित होता है कि मिनिमम आपको जो प्रॉपर्टी टैक्सेस आप पे कर रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स ना कह के इसे स्टैम्प ड्यूटी कहा जाए, जब भी आप उसकी खरीद फरोख्त करते हैं तो जो आप स्टैम्प ड्यूटी पे कर रहे हैं वो मिनिमम उस रेडी रेकनर रेट पे होना चाहिए, उस जो है एक तरीके से गवर्नमेंट रेट के, सर्कल रेट के ऊपर होना ही चाहिए। अब आप ये समझिए रेडी रेकनर रेट और मार्केट रेट में काफ़ी डिफरेंस होता है। रेडी रेकनर रेट फिक्स होता है, हर साल जो है इसे रिवाइज किया जाता है। पिछले साल 2021 में कोविड के चलते इसे रिवाइज नहीं किया गया था, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं लाए गए थे, एज इट इज़ रखा गया था 2020 के रेट पर। लेकिन 2022 में इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में चेंजेस किए गए हैं। तो मार्केट रेट कुछ भी हो सकता है, वो वेरिएबल है, लेकिन रेडी रेकनर रेट एक साल के लिए यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है फिक्स रखा जाता है। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है, गवर्नमेंट देखती है कि कहाँ पे उसके सेल ज़्यादा हो रहे हैं, किस सेक्शन में, और कहाँ पे सेल कम हो रहे हैं। जहाँ पे सेल ज़्यादा हो रहे हैं कोशिश करती है गवर्नमेंट कि वहाँ पे देखा जाए कि मार्केट रेट क्या है, उसके हिसाब से रेडी रेकनर रेट जो है, गवर्नमेंट रेट जो है, सर्कल रेट जो है जिसे आप कहते हैं, उसे भी बढ़ा दिया जाए, जिससे स्कोप ऑफ कैश या भी किसी तरीके से प्रॉपर्टी कलेक्शन कम ना हो, बराबर होता रहे। और वो यह भी देखती है सेम टाइम पे ऐसे कौन से लोकेशन है जहाँ पे जो है सेल कम हो रहा है प्रॉपर्टी का, यानी कि आदान प्रदान कम हो रहा है, लोग
कम बेच रहे हैं, लोग कम खरीद रहे हैं, ऐसे लोकेशंस पे कोशिश करती है कॉरपोरेशन कि वहाँ पे रेडी रेकनर रेट को घटा दिया जाए। क्योंकि मान लीजिए पेठ एरिया है, सिटी एरिया, वहाँ पे रेट एक तरीके से ऑलरेडी सेचुरेट हो चुके हैं, काफ़ी हाई राइज हैं, काफ़ी ऊपर पहुँच चुके हैं। अब वहाँ पे अगर कोई इंसान बेचता है, मान लीजिए वो सस्ता भी बेचना चाहे, तो भी उसको स्टैम्प ड्यूटी रेडी रेकनर के हिसाब से, यानी कि बढ़े हुए रेट के हिसाब से उसको पे करना होगा। इसी कारण से कई बार वहाँ पे खरीद फरोख्त कम होता है, तो गवर्नमेंट इसे समझ के वहाँ पे रेडी रेकनर रेट को क्या कर दिया, कम कर दिया है। तो इसमें जैसे मैंने पेठ एरिया का नाम लिया, लगभग कई पेठ एरियाज में रेडी रेकनर रेट को कम किया गया है, जिससे वहाँ पे प्रॉपर्टी ज़्यादा बिकेगा तो स्टेट गवर्नमेंट का स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन बढ़ेगा। उसी तरीके से जहाँ ज़्यादा प्रॉपर्टी ऑलरेडी बिक रही हैं, जो अंडर डेवलप लोकेशन है या भी धीरे धीरे एक तरीके से डेवलप हो रहे हैं, जहाँ पे प्राइसेस अभी सेचुरेट नहीं हुए हैं, पर वहाँ पे प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन काफ़ी बड़ी मात्रा में हो रहा है, वहाँ भी कोशिश करता है गवर्नमेंट कि वहाँ पे रेडी रेकनर रेट बढ़ा दिया जाए, जिससे प्रॉपर्टी कलेक्शन बढ़ जाए। क्योंकि कितना भी आप समझें, नोटबंदी से आपको ये लगता होगा कि अब कैश एक तरीके से मार्केट में है ही नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी कैश के ट्रांजैक्शन हैं, और उसी को जो है एक तरीके से कम करने के लिए, या कहिए कि एक तरीके से रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, स्टैम्प ड्यूटी को ज़्यादा कलेक्ट करने के लिए रेडी रेकनर रेट को बढ़ाया गया है। अब इसका ज़्यादा फर्क क्या पड़ेगा? मैक्सिमम जो फ्लैट बाई करते हैं वहाँ पे तो कुछ कैश कंपोनेंट इन्वॉल्व होता नहीं है, बहुत रेयर केसेस में कहीं पे होता होगा दबे खाने, पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा लैंड परचेज में। जहाँ पे बड़े स्केल पे लैंड परचेज किया जाता है, वहाँ पे मान लीजिए रेट 2000 रुपये स्क्वायर फीट का है, तो पेपर पे 1000 रुपये स्क्वायर फीट दिखाया जाएगा। 1000 रुपये स्क्वायर फीट को जो है किसी और तरीके से, कैश कह लीजिए, किसी और तरीके से ट्रांजैक्शन कर लिया जाता है। अब जब वहाँ का रेडी रेकनर रेट ही कम है, 1000 रुपये से कम है, तभी तो 1000 रुपये पे उसका रजिस्ट्री किया गया, और बाकी के पैसे को कैश में या किसी अलग रूप में लिया गया, गोल्ड या अदर तरीके से, तो 1000 रुपये पे ही स्टैम्प ड्यूटी गया गवर्नमेंट को। और जब उस पर एक तरीके से सेल प्राइस ही 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट दिखाई गई है, तो जो उस पर कल को डेवलपमेंट होगा तो उस पर टैक्सेस भी उसी आधार पे दिए जाएंगे, रेडी रेकनर के जस्ट थोड़ा सा ही ऊपर। लेकिन गवर्नमेंट अगर यहाँ का रेडी रेकनर बढ़ा दे, मान लीजिए 2000 मार्केट प्राइस है, 1000 जो है एक तरीके से खरीद फरोख्त हो रहा है, और रेडी रेकनर रेट 800-900 के आसपास, उसे अगर 1300 रुपये कर दिया जाए, तो यहाँ पे स्कोप ऑफ कैश या जो दूसरे तरीके का मीडियम का एक तरीके से ट्रांजैक्शन किया जा रहा है वो कम हो जाएगा, यानी कि इनडायरेक्टली रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ जाएगा गवर्नमेंट का स्टैम्प ड्यूटी के जरिए। और फिर उसके बाद जब डेवलपमेंट के लिए तमाम टैक्सेस जो है पे करने होते हैं, वो भी जो है कलेक्शन बढ़ जाएगा। तो ये पूरा खेल है रेडी रेकनर का, और ये एक वजह भी है कि जहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट में भी प्रभाव पड़ेंगे, क्योंकि डायरेक्टली अगर लैंड रेट किसी न किसी रूप में बढ़ रहा है, उसको डेवलप किए जाने के लिए उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि आपकी प्रॉपर्टी पे भी इसका फर्क पड़ेगा। अच्छा, अभी गवर्नमेंट ने और क्या किया है, जो आपके प्रीमियम एफएसआई होते हैं, टीडीआर होता है, ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट, इन सब के भी रेट बढ़ा दिए हैं। प्लस जो है एक मेट्रो सेस भी लगा रही है स्टैम्प ड्यूटी पे, यानी कि जो 6% स्टैम्प ड्यूटी था वो दोबारा कॉर्पोरेशन लिमिट में 7% हो रहा है, जो कि कोविड के पहले भी मेट्रो सेस के साथ 7% हुआ करता था। तो अब एक साथ कई चीज़ें जो है जुड़ती हुई जा रही हैं। रेडी रेकनर रेट मैंने आपको बताया, प्लस जो प्रीमियम एफएसआई है, टीडीआर है, एंसिलरी एफएसआई, इसके भी रेट बढ़ रहे हैं, प्लस आपका 1% स्टैम्प ड्यूटी भी बढ़ रहा है। तो ये सारा कुछ समअप होके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और इसके ऊपर भी एक जो फैक्टर प्ले कर रहा है वो है आपका जो रॉ मटेरियल है, चाहे आप स्टील की बात कर लीजिए, सीमेंट की बात कर लीजिए, एल्यूमिनियम की बात कर लीजिए, जो काफ़ी मात्रा में यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन में, ये सबके रेट बढ़ रहे हैं। मेटल के रेट बढ़ रहे हैं, सेंट्री फिटिंग्स के रेट बढ़ रहे हैं, स्टील जिसे हम कह दें इनडायरेक्टली। तो अगर मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल के कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं, लेबर कॉस्ट भी बढ़ रहा है, और जो आज की डेट में एक तरीके से टनल फॉर्म में बनाया जा रहा है, जिसे माइवेन आप कहते हैं, एलू फॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम की सीट लगा के उसे प्रॉपर एक साथ जो है कॉन्क्रीटाइज किया जाता है, तो उसके लिए स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है। स्किल्ड लेबर के भी जो है कॉस्ट बढ़ रहे हैं। तो जब चारों तरफ से जो है प्राइस बढ़ रहा है, तो प्रॉपर्टी के प्राइसेस में बढ़ोतरी क्यों नहीं होगी? ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई लोगों के जो है कमेंट आए हैं कि प्राइस बढ़ने वाले हैं, उसके ऊपर भी आप जो है वीडियो बनाइए, तो उसी पार्ट को इसमें ही कवर कर लेते हैं। ये सारे रीजन तो एक हैं ही प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाने में, लेकिन जरूरी नहीं है कि डेवलपर इसको बढ़ा के ही आपसे ले। दो तरीके से बढ़ोतरी डेवलपर करता है। एक तो जो उस एरिया का 2 BHK का 3 BHK का प्राइस है, उससे आप पता करते हैं, उसमें थोड़ा इंक्रीमेंट करके कारपेट एरिया को जो है ड्रेस्टिकली डाउन कर देता। मान लीजिए पहले 3 BHK 1200 स्क्वायर फीट का एक नॉर्मल था कि 1200 स्क्वायर फीट कारपेट मिलता ही था, तो आज के डेट में आप देखेंगे 900 भी मिल रहा है, 950 भी मिल रहा है, 1000 भी मिल रहा है।
पर जो 3 BHK का स्टैंडर्ड प्राइस था उसमें कोई कमी नहीं लाई गई। यानी कि बिल्डर यह भी ध्यान देता है कि जो लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है प्राइस 3 BHK का वही बैठा रहे। वो तो जब आप साइट पे जाएंगे, उसका कारपेट एरिया देखेंगे, तब आप उसके डेप्थ में जाएंगे और पता करेंगे अच्छा इसका रेट ऐसा था, अब ये हो गया। वो भी बहुत से लोग ध्यान नहीं देते। हाँ, 3 BHK पहले भी इतने में मिलता था, अब भी इतने में मिलता है। एटलीस्ट जो उसको एक तरीके से टारगेट करना है डेवलपर को, वो कर ले रहा है। तो 2 तरीके से प्राइसेस बढ़ रहे हैं। एक तो जो प्राइस लिस्ट पे आपको बढ़ाया जा रहा है, दूसरा जो कारपेट एरिया को कम कर दिया जा रहा है वो भी। तो ये दोनों रीज़न है जहाँ पे प्रॉपर्टी जो रेट है आपके बढ़ रहे हैं। अगर आपको सेम प्राइस में कम कारपेट मिल रहा है तो भी आपके लिए प्राइस बढ़ गई। और अगर रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़ रहे हैं, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, यानी कि जो आपका मेट्रो सेस लगाया जा रहा है वो बढ़ रहा है, साथ ही साथ रेडी रेकनर रेट भी बढ़ गया है। उसके अलावा आपका जो है जो हमने आपको बताया जिस तरीके से रेडी रेकनर बढ़ा, स्टैंप ड्यूटी पे मेट्रो सेस बढ़ गया, और गवर्नमेंट जो प्रीमियम FSI वगैरह ले रहे उसकी भी रेट बढ़ रहा है। तो ये है मेन प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने का कारण। अब जो रेडी रेकनर रेट है उसमें ड्रेस्टिक चेंज कहाँ पे आया ये भी समझ लेते हैं। सबसे ज़्यादा रेट बढ़ाया गया है जो एक तरीके से नॉन डेवलपमेंट जोन में आते थे, जैसे फार्म हाउसेज हुआ, सेती ना विकास जोन जिसे आप कहते थे, एग्रीकल्चर नॉन डेवलपमेंट जोन, इसको इको सेंसिटिव जोन भी कहा जाता था, जहाँ पे आपका कुछ प्ले एरिया, एम्यूजमेंट पार्क वगैरह बना दिया जाता था। क्योंकि इसकी डिमांड बड़ी तेज़ी से बढ़ी है लॉकडाउन के बाद। लोग अपना एक फार्म हाउस बनाना चाहते हैं, जो रॉ लैंड है, कच्चा लैंड है, खेती वाले लैंड हैं, उनकी बिक्री जो है बढ़ी है। तो उसके एक तरीके से रेडी रेकनर रेट में 20 से 25% या इससे ज़्यादा भी बढ़ोतरी कर दी गई है। क्योंकि ऐसे लैंड पार्सल की जो रेडी रेकनर रेट होते थे वो बहुत कम होते थे और यहाँ पे कैश का ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता था स्टैम्प ड्यूटी को बचाने के लिए, और अगले का जो प्रॉपर्टी गेन हो रहा है उसको भी बचाने के लिए वो आगे प्रॉपर्टी में फिर इन्वेस्ट कर देता था। तो गवर्नमेंट का कलेक्शन बढ़े इसलिए वहाँ पे प्रॉपर्टी के रेडी रेकनर रेट में ज़्यादा बढ़ोतरी लाई गई है। बहुत से जगहों पे रेडी रेकनर रेट कम किए गए जैसा मैंने आपको बताया। और जो न्यूली एडेड विलेज है PMC में, वहाँ पे 10.5% के आसपास रेडी रेकनर बढ़ा दिए गए हैं। और सबसे ज़्यादा अगर रेडी रेकनर रेट कहीं बढ़ा है तो PCMC का बढ़ा है, 12.36 के आसपास जो है वहाँ पे बढ़ोतरी की गई है। और पूरे स्टेट, पूरे महाराष्ट्र की बात करिए तो एवरेज जो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है वो पुणे डिस्ट्रिक्ट में ही हुई है, इसके बाद थाने है और फिर अमरावती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि पुणे में कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी मार्केट आज भी अच्छा है, यहाँ पे खरीद फरोख्त ज़्यादा हो रही है। और यही कारण है कि यहाँ पूरे स्टेट में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया गया है एवरेज, तो वो पुणे शहर में है, पुणे डिस्ट्रिक्ट में है। और उसमें भी अगर कॉरपोरेशन की बात करें तो PCMC में सबसे ज़्यादा रेट बढ़े हैं। आपको अगर कुछ आपके मन में दुविधा है तो हमें कमेंट में लिख के बताइए। यदि आप प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कुछ हेल्प चाहते हैं सौदागर की तरफ से, तो हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे आप क्लिक करके अपनी समस्या हम तक पहुँचाएं। कोशिश रहेगी कि आपको इन पर्सन कंसल्टेशन दी जाए। आप सभी को सौदागर का प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। अपने जानने वालों को शेयर करें। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।